Hello everyone, you are welcome again to our YouTube channel. And in this video I will tell you how to write a better essay. तो अगर आप किसी भी क्लास में, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में, 11th में हैं या 12th में हैं, या आप अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एस्से राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एस्से राइटिंग एक ऐसी कला है जिसे अगर आपने सीख लिया तो किसी भी विषय के बारे में लिखना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाता है। इवन इन द सिविल सर्विसेज देयर इज़ वन पेपर dedicated to the essay writing. So if you score very well in the essay writing, so the possibility to become an officer goes higher. So that is why I am here today to tell you how to write a better essay. वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप अगर एस्से राइटिंग में अपने इम्प्लीमेंट करें तो आप एक बेहतर एस्से राइटिंग कर सकते हैं, निबंध लेखन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई भी टॉपिक असाइन होता है तो आप सबसे पहले उसकी शुरुआत अच्छी कीजिए। शुरुआत का मतलब जब भी आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर उसे हमें डिवाइड कितने पार्ट में करना है। हमारा जो एस्से है उसे हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, और उसके बाद हम पर्टिकुलरली एक एक स्टेप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें डिवाइड करना है वो है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में होता है। उसके बाद में हमारी बॉडी आती है जो हम मेन कंटेंट लिखते हैं, और उसके बाद में हमारा कंक्लूज़न आता है। तो 3 कैटेगरीज में, 3 स्टेप्स में हमने इस पूरी एस्से राइटिंग को डिवाइड कर रखा है। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन का रोल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसी टॉपिक को, आप किसी विषय को किस प्रकार से उसकी शुरुआत करते हैं और किस प्रकार से उसको सम अप करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर जो होता है, जो भी आपकी जो एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम की कॉपी जांच रहा होता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो आपके पूरे एस्से को पढ़े। तो ऐसी सिचुएशन में वो बस आपके कुछ नज़र डालते हैं, और सबसे पहले नज़र आपकी जो स्टार्टिंग में लिखी गई 3 या 4 लाइनें होती हैं उन पे जाती है, और लास्ट में आपके मतलब कंक्लूज़न पे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। अगर ऐसा कंक्लूज़न और ऐसा इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर दें कि केवल वही पढ़ते हुए आपके टॉपिक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो यानी आपने एक बहुत ही बेहतर एस्से राइटिंग लिख रखी है। अब उसमें करना क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट को। आखिर आपको इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और कैसे एक बेहतर एस्से की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारे स्टेप्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस अभी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो आप काम इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं, जो सबसे सिंपल होता है, अगर मान लीजिए कोई आपके लिए टॉपिक आया, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर द इंडियन कल्चर या इंडियन स्टेट, किसी भी स्टेट या कल्चर के, संस्कृति के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। अगर ये आया तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या बनना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि आप या तो डायरेक्टली ज़्यादा उसमें मेहनत ना करनी पड़े, तो आपको ग्लोबलाइजेशन की एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म ग्लोबलाइजेशन। आप पहले उसे डिफाइन कर दीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे 1 या 2 लाइन से उस टॉपिक को कनेक्ट कर दीजिए और अपनी बॉडी पार्ट को स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया, और उसके बाद में एक डेफिनेशन का तरीका हो गया। दूसरा एक ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे क्रिटिसाइज करके लिखा जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं साइंस का कोई टॉपिक देखते हैं, आप लिखना चाहते हैं साइंस के अगेंस्ट में कि साइंस इज़ अ कर्स, कि साइंस जो है वो एक पाप के रूप में साबित हुआ है, यानी हमें एक वरदान के रूप में साबित नहीं हो रहा, क्योंकि इसके कई सारे मिसयूजेस हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं कि नेगेटिव में, अनफेवर में लिखना चाहते हैं साइंस के, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप पहले कॉन्ट्रेडिक्टरी जैसे, या फिर आइरोनिकली लिख सकते हैं कि व्यंग्य करते हुए। जैसे कि
कि आज के समय में जो विज्ञान है उसने काफ़ी तरक्की की है, विज्ञान ने इंसान को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। हम ट्रैवल कम से कम समय में कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो विज्ञान है वो पूरी तरह से सफल होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके प्रभाव, इसके जो उपयोगिता है उससे कहीं ज़्यादा है, यानी नेगेटिव प्रभाव इससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने कैसे एक पैराडॉक्स, एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर क्रिएट करके एक आयरॉनिकली मैनर में, व्यंग्यात्मक तरीके से अपने एस्से की शुरुआत की। या फिर आप कोई ऐसा एस्से आता है जहाँ पर आप किसी स्टोरी के ज़रिए लिख सकते हैं। ऐसा ज़्यादातर होता है कि किसी की फ़िलॉसफी के ऊपर कोई एस्से आ जाए, या फिर किसी पॉलिटिकल, जैसे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर आपका एस्से आता है, और ज़्यादातर यही सेम एस्से आते हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। तो विमेन एम्पावरमेंट पे अगर आपका कभी एस्से आता है तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी की लाइफ स्टाइल के, किसी की बायोग्राफी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी वहाँ पर डिफाइन करके अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे भी आपको कोई स्टोरी याद होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप अपने मन गढ़ंत जो स्टोरी है वो बना दें, आपने उनके बारे में पढ़ा हो, और उसके बाद में आप 5 से 6 लाइन में ऐसे एक स्टोरी अपनी प्रिपेयर करके शॉर्ट रखें, मतलब ज़्यादा लॉन्ग ना हो, शॉर्ट रखें, और उसके बाद में आप वहाँ एक बेहतर शुरुआत दे सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि वो एक पोएम से स्टार्ट करते हैं, पोएम लिखा या 2 लाइन 3 लाइन का स्लोगन लिख दिया विमेन एम्पावरमेंट के, बेटी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक स्लोगन हो गया, या स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर हो गया। तो ऐसे यहाँ पर इनकी शुरुआत अगर आप एक स्लोगन या फिर एक पोएम के साथ, एक कविता के साथ करते हैं, तो जो आपकी कॉपी जांच रहा होगा तो उसके ऊपर आपकी जो राइटिंग है उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आखिर आपको उसके बारे में नॉलेज है, आप कितने अवेयर हैं, और आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो बिल्कुल वही बात है। तो यहाँ पर हमने 3 4 5 जो पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन या तो लिख दीजिए, दूसरा है पोएम के ज़रिए, तीसरा है आयरॉनिकली आप उसको प्रेजेंट करते हैं, और चौथा हो गया कि किसी स्लोगन्स के जरिए, ठीक है, स्लोगन्स के जरिए आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। और जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन लिख लें, उसके बाद में मेन बॉडी कंटेंट पे आते हैं। अब बॉडी कैसी होनी चाहिए कि मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन ले लें, या विमेन एम्पावरमेंट ही ले लेते हैं, या एजुकेशन ले लेते हैं। तो जब भी आप एजुकेशन के मेन पार्ट के बारे में लिखते हैं, या विमेन एम्पावरमेंट के मेन पार्ट के मेन कंटेंट के बारे में लिखते हैं, तो आपको उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में अपने रखनी होंगी। जैसे कि अब जब आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखेंगे तो आपका उस पर समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये लिखना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट डायमेंशंस की बात करनी है, डिफरेंट पहलुओं की बात करनी है। जैसे कि आपके राजनीतिक पहलू क्या हो सकते हैं, आपके सांस्कृतिक, आपके आर्थिक, ठीक है, और आपके सामाजिक, ये 4 पहलू जो हैं उनकी आप चर्चा कर सकते हैं कि आखिर महिला सशक्तिकरण का, विमेन एम्पावरमेंट का, इन सभी फील्ड्स पे, इन सभी जो एरियाज़ हैं उन पे क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे अगर कोई महिला एजुकेटेड होती है तो आप देख सकते हैं कि एक राजनीतिक बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में ज़्यादा होगा, वहाँ पर कुछ ऐसे नियम कानून आएंगे जो कि महिलाओं को ज़्यादा संरक्षण प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से जो राजनीतिक क्षेत्र है वो प्रभावित होता है महिला सशक्तिकरण से। और दूसरा हमारे समाज में जैसे ही महिला अपने सशक्तिकरण की ओर बढ़ती हैं, वो ज़्यादा ही अवेयर होती हैं, तो इससे एजुकेशन का लेवल भी स्प्रेड होता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी लगभग 45% या 48% तो आप मान ही लीजिए कि जो आदमी हैं उनके कंपैरिजन में हैं। तो इतनी अगर महिलाएं एजुकेटेड हो जाती हैं तो वो पूरी कंट्री को बदलने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकती हैं। तो ये हमारे समाज पे प्रभाव पड़ सकता है। और तीसरा जो हो गया, इकोनॉमिक प्रभाव कैसे हो सकते हैं कि जब भी एक महिला इंडिपेंडेंट होती है, अगर फैमिली में उनके हस्बैंड भी इंडिपेंडेंट है, कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, होते हैं, और महिला भी इंडिपेंडेंस होती है, तो महिला और पुरुष दोनों अच्छी एक सर्विस प्रोवाइड करके ना केवल अपने देश के लिए बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपने लाइफ स्टैंडर्ड को भी सुधार सकते हैं।
और अपने बच्चों को भी बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एजुकेशन की तरफ कोई कंट्री मूव करने लगेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में खुद पे खुद सुधार होने लगेगा। तो इस तरीके से हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी देखा कि महिला सशक्तिकरण का क्या प्रभाव हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, एक कल्चर को कैसे प्रभाव करती है अगर महिला सशक्तिकरण होता है। हमने देखा कि एक लंबे समय से जो महिला है, महिला को सप्रेस किया जाता है। आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, घरेलू हिंसा देखते हैं, और महिलाओं को ये माना जाता है कि जो महिला हैं उनका दर्जा नीचे होता है। कोई भी चीज़ होती है, घरेलू वर्क हो गया, मतलब घर का काम हो गया, घरेलू काम हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे बर्तन धोने वाली चीज़ें, ये सब हमेशा महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है। कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता बाहर निकलने को, बाहर वो नौकरियां नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही विमेन एम्पावरमेंट होगा, धीरे धीरे महिलाएं अवेयर होंगी। आज के भी समय में आप देख सकते हैं कि कॉरपोरेट में कई सारी महिलाएं काम कर रही हैं, और वो अपने घर पे भी काम करती हैं, अपनी कंपनीज में भी काम करती हैं, और दोनों को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल के रख रखा है। तो ये एक उनकी स्किल्स हैं, और वो स्किल उनमें नेचुरली भी आप कह सकते हैं कि है, या उन्होंने डेवलप की है, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कितने प्रभावी रूप से अपने कार्य को अंजाम दे सकती हैं। तो इसीलिए इस संस्कृति का इम्पैक्ट भी पड़ता है कि आगे चल के अगर उनकी लड़की होती है, ठीक, विमेन एम्पावरमेंट की बात की, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया, तो वहाँ से जो महिला जो होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनके जो जन्म दर है उसमें वृद्धि हुई। तो जैसे ही जन्म दर में वृद्धि होती है, लोग अवेयर होते हैं, महिला सशक्तिकरण है, तो इससे उन्हें एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं, फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलती है, उसके बाद में वो अपना खर्चा खुद चला सकती हैं। तो इससे उनके जीवन में सुधार आता है, और जैसे ही सुधार आएगा, जैसे ही ये सब चीज़ें एजुकेशन जुड़ेंगी, तो वहाँ से संस्कृति में बदलाव होना चालू हो जाता है। जो कम्युनिटी ऐसी थी, जिनकी संस्कृतियाँ ऐसी थी, जो बेटियों को बाहर कदम रखने नहीं देती थी, अब एजुकेशन मिलने के बाद, अब ज़्यादा अवेयर होने के बाद वो ईजिली बाहर जा सकती हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में घुल मिल सकती हैं, चीज़ें ऑब्जर्व कर सकती हैं, अपने लिए क्या भला है क्या बुरा है वो चीज़ें डिसीजन ले सकती हैं। तो ये तो इनके पहलुओं की बात हो गई। तो अगर आप कोई किसी भी एस्से के बारे में लिखते हैं, और अगर आप उसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में लिख देते हैं, और यही चीज़ आप ग्लोबलाइजेशन के भी साथ कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, आर्थिक प्रभाव क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या होगा, और सांस्कृतिक प्रभाव क्या होगा। ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, ये डिफरेंट डायमेंशंस होगा। फिर उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं जिसने विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया है, या आप ऐसे कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन से स्टेप्स लिए जा चुके हैं जिसने कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप को बढ़ा रखा है ग्लोबलाइजेशन के सेंस में। तो ऐसे हमने देखा कि 5 पहलुओं की बात की। अगर आप इस पे कुछ नहीं तो एक एक पहलू पे अगर 3 लाइन भी लिख देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 लाइन्स आपके प्रिपेयर हो गई, और 4-5 लाइन आपने इंट्रोडक्शन में दे दिए, तो 20 लाइन्स तो आपकी ऐसे ही प्रिपेयर हो गई। अब बात आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, कंक्लूजन में आपको समअप करना है 3 या 4 लाइनें में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई कोट याद है किसी एक अच्छे फिलोसफर का, किसी एक महापुरुष का, अगर आपको कोई कोट या कविता याद हो, 2 पंक्तियां याद हो, तो आप लिख के उसको कोट कर देते हैं, और वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन आप ऐसे करें, जब भी आप किसी भी कंक्लूजन को बताते तो आप हमेशा उसे पॉजिटिव एंडिंग दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस के बारे में लिखा है कि जो साइंस है वो बूंद नहीं है, कर्ज है, ठीक है, कि मतलब एक वरदान नहीं है, एक वो श्राप के रूप में साबित हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंक्लूजन में भी बिल्कुल यही लिख दें। आप कंक्लूजन में पॉजिटिव होइए, कि आप कहिए कि हालांकि हमने देखा कि इसके कुछ मतलब नकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन इसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते, यानी नकार नहीं सकते कि आज की दुनिया में इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी के साथ जैसे बढ़ते हैं, तो हमारे विकास के लिए विज्ञान का बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, या महिला सशक्तिकरण का बढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। हालांकि इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि नकारात्मक भी देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी
जो महिला सशक्तिकरण जैसा शब्द है वो हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाने के लिए सिद्ध हो रहा है, हो सकता है। तो इस प्रकार से हम किसी एस्से को लिखते हैं, और ये मैंने बिल्कुल आपको जो एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप इस पे वर्क करते हैं so I am definitely sure that you will be capable of writing a very impactful essay, okay, and you will score very high in your exam. So how did you mean observe these tips? आपको ये टिप्स कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं so please do comment in the comment box and I will make the video over there. Okay, so thank you very much for listening me and giving your valuable time. So meet you in the next session with a new topic.